हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन। तो हम जानेंगे कि सूरत विभाजन जो है वो कब हुआ और किस कारण से हुआ, और सूरत विभाजन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विभाजन के क्या परिणाम रहे, और इसके साथ ही साथ हम लखनऊ समझौता को भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिसमें सूरत विभाजन जो था वो समाप्त हो गया था, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी एक हो गए थे। इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जब ये सूरत विभाजन हुआ था तो इसका कुछ न कुछ कारण रहा है। तो सबसे पहले हम कारण जानने का प्रयास करेंगे किस कारण से सूरत विभाजन हुआ। तो जो सूरत है वो एक जगह का नाम है जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन 1907 में। और इसी वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के मतलब बीच में मतभेद हुआ और वे लोग अलग हो गए। इसी को हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष ने 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए थे। और इसका जो कारण रहा है वह है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। तो 1906 से ही ये विवाद स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1906 में विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि 1906 में नरमपंथी जो चाहते थे कि जो उन्हें चाहते हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं वे कांग्रेस की अध्यक्षता करें, और जो गर्मपंथी थे वे चाहते थे कि जो उनके समर्थक हैं वे कांग्रेस की अध्यक्षता करें। लेकिन 1906 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दादा भाई नौरोजी का नाम पेश किया गया। दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया। दादा भाई नौरोजी का किसी ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उदारवादी और उग्रवादी दोनों जो थे वे दादा भाई नौरोजी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया और सफलतापूर्वक ये जो अधिवेशन हुआ ये सफल रहा। लेकिन 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो नरमपंथी जो थे वे चाहते थे कि रासबिहारी घोष अध्यक्षता करे कांग्रेस का, और गर्मपंथी चाहते थे कि तिलक या फिर लाला लाजपत राय हैं जो हैं वे अध्यक्षता करें कांग्रेस का। इन दोनों को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें सफलता नरमपंथी को मिली, यानी उदारवाद को मिली, उदारवादी दल को मिली। और कि रासबिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो सूरत में हुआ उसके रासबिहारी घोष जी ने अध्यक्षता की, और जो गर्मपंथ थे वो सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई, नरमपंथी को सफलता प्राप्त हुई। इसके कारण भी इन दोनों लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया, ये भी कारण रहा है इनके विभाजन में। और जो एक और कारण है वो है कि कांग्रेस सम्मेलन के स्थान को लेकर विवाद। जो 1907 में जो अधिवेशन हो रहा था उसके जगहों को लेकर भी दोनों पक्ष में विवाद हो गया। उग्रवाद और उदारवाद में जो नरमपंथी थे यानी उदारवादी थे वे चाहते थे कि कांग्रेस का जो ये अधिवेशन हो रहा है 1907 का वो सूरत में हो, और जो गर्मपंथी थे यानी उग्रवादी थे वे चाहते थे कि कांग्रेस का ये अधिवेशन नागपुर में हो। लेकिन जो उदारवादी थे यानी नरमपंथी थे उनको सफलता मिली, उनके द्वारा जो पेश किया गया था स्थान वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और गर्मपंथी यानी उग्रवादी को सफलता नहीं मिली। ये भी कारण था, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, ये भी कारण रहा विभाजन का। और तीसरा जो कारण था वो है उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो जो नरमपंथी थे यानी उदारवादी थे वे चाहते थे कि इस आंदोलन को बस बंगाल तक सीमित रखा जाए, इसको आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके कहने का ये मतलब था कि जो संपूर्ण देश की जनता है वो अभी आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए। लेकिन जो गर्म दल वाले थे यानी उग्रवादी जो थे वे चाहते थे कि इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, क्योंकि देश की जनता तैयार है और इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार पर हम इसके कारण दबाव बना सकते हैं, इसलिए इस आंदोलन को हमें पूरे देश में फैलाना चाहिए। इस आंदोलन को लेकर के भी दोनों के बीच मतभेद था, ये भी कारण रहा उनके विभाजन का। और तीसरा जो कारण रहा है वो रहा है क्या कहते हैं कि 1906 के
इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव पर मतभेद। तो 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। स्वराज प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, ब्रिटिश जो है या फिर अंग्रेज का हम बहिष्कार करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा योजना को अपनाएंगे। ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था 1906 के अधिवेशन में। इस प्रस्ताव को लेकर भी उदारवाद और उग्रवाद में मतभेद था, क्योंकि नरमपंथी जो थे वे इसे लागू नहीं करना चाहते थे अभी, क्योंकि जनता जो थी वो अभी तैयार नहीं थी। उनके कहने का मतलब ये था कि जनता अभी तैयार नहीं है, भारत के लोग अभी तैयार नहीं है बहिष्कार के लिए, पहले उनको एक किया जाए फिर इसको पारित किया जाएगा। लेकिन जो गर्मपंथी थे वे चाहते थे कि किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए ये प्रस्ताव जरूर लागू होना चाहिए, ताकि हम बहिष्कार करेंगे जब ब्रिटिश सरकार का, और क्या बोलते स्वदेशी को हम अपनाएंगे तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो जाएंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को लागू करना चाहिए। और इसमें भी गर्मपंथी को सफलता नहीं मिली, इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण भी गर्मपंथी और नरमपंथी में मतभेद हुए और विवाद हुआ और ये विभाजन हुआ, ये भी कारण रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो 1909 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम जिसको मार्शल मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, उस समय वो अधिनियम प्रस्तावित था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर 1906 में सामने ला दी। उसका जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये इस प्रस्ताव को सामने लाने का एक ही मकसद था कि वो कांग्रेस में फूट डालना चाहती थी, और फूट डालने में वो सफल भी रही, क्योंकि उग्रवादी और उदारवादी एक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरम पे पहुंचने वाला था, स्वदेशी आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उन लोगों में फूट डालने के लिए 1909 का जो अधिनियम था वो अभी प्रस्तावित था, उसको 1906 में ही सामने ला दी, क्योंकि उस जो अधिनियम में जो लिखा गया था वो संवैधानिक सुधार की बात कही गई थी, और जो उदारवादी थे वे इस संवैधानिक सुधार के पक्षधर थे, वे संवैधानिक सुधार चाहते थे, क्योंकि 1892 के अधिनियम के तहत उदारवादियों को यानी संवैधानिक सुधार करके उदारवादियों को कुछ प्रांतीय विधानसभा जो उसमें सीटें दी गई थी, भारतीयों के लिए सीटें बढ़ा दी गई थी, जिससे उदारवादी बहुत खुश हो गए थे, और वे इसी तरह फिर सुधार चाहते थे, संवैधानिक सुधार, जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार जो थी वो नरम दल वालों को यानी उदारवादियों को संवैधानिक सुधार करके अपने पक्ष में लेना चाहती थी, क्योंकि उदारवादी जो थे वो संवैधानिक सुधार के पक्षधर थे, और उनको अपने पक्ष में ले करके जो उग्रवादी थे, अगर उदारवादी उनके पक्ष में हो जाएंगे तो उग्रवादी जो थे उनको ब्रिटिश सरकार अपनी शक्ति के बल पर उनका दमन कर देगी। यही सोच करके उसने 1909 के अधिनियम को 1906 में ही सामने ला दिया था, और जो 1909 में जाके लागू हुआ था। और इस अधिनियम को लेकर के भी विवाद हुआ, उदारवादी उसके समर्थक हो गए संवैधानिक सुधार के, जबकि जो उग्रवादी थे वे उसके समर्थक नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वे सिर्फ संवैधानिक सुधार हो, वो चाहते थे कि हमें वो मतलब कि स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहते थे, स्वराज्य की प्राप्ति चाहते थे, इसलिए वे सिर्फ संवैधानिक सुधार के समर्थक नहीं हुए। इसको लेकर भी दोनों में विवाद हुआ, मतभेद हुए, और क्या बोलते हैं कि विभाजन हो गया। सूरत विभाजन के कुछ परिणाम भी हुए, तो हम जानते हैं कि सूरत विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो कांग्रेस की दृष्टि से जो इसका परिणाम हुआ वो है कि कांग्रेस पर नरमपंथियों का कब्जा हो गया, क्योंकि नरमपंथी जो थे वो गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाल बाहर कर दिए थे, जिस कारण कांग्रेस पर सिर्फ नरमपंथियों का कब्जा हो गया। ये उसका परिणाम हुआ विभाजन का। और सबसे हानिकारक प्रभाव ये हुआ कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो जो स्वदेशी आंदोलन उस समय चल ही रहा था, और राष्ट्रीय आंदोलन जो है उस समय धीमा पड़ गया, निर्बल पड़ गया। आप ध्यान देंगे कि 1907 से लेकर 1916 तक जितने भी आंदोलन रहे वो निर्बल पड़ गए, धीमा पड़ गए। ये सबसे बड़ा हानिकारक प्रभाव रहा इस विभाजन का। और हम अगर सरकार की दृष्टि से देखें, ब्रिटिश सरकार की दृष्टिकोण से देखें, तो उनके ब्रिटिश सरकार का ये जीत के समान था कि जब दोनों दल अलग हो गए, उदारवाद और उग्रवाद, तो ब्रिटिश सरकार की जीत हुई, क्योंकि जो नरमपंथी जो थे वो सुधार के पक्ष में थे और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए सरकार की जीत हुई।
और शक्ति के बल पर जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, जो गर्मपंथी थे वह क्रांतिकारी जो थे, गर्मपंथी और क्रांतिकारी में अंतर है। तो जो गर्मपंथी थे और क्रांतिकारी जो थे उनका दमन करना शुरू कर दी सरकार ने, क्योंकि जो नरमपंथी थे वे सरकार का साथ देने लगे, क्योंकि वे संवैधानिक सुधार चाहते थे। और उनका दमन करना, जो ब्रिटिश सरकार थी वो शक्ति के बल पर गर्मपंथी और क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दी। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, उस समय रास बिहारी घोष थे और खुदरीराम बोस थे, उनको फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस को भी फांसी दे दी गई। तिलक को 6 साल की सज़ा दे दी गई उसी बीच में। और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को देश निष्कासन की सज़ा दे दी गई। मतलब शक्ति के बल पर जो उग्रवादी थे और क्रांतिकारी थे उनको दबाया जाने लगा। और इस 1907 से लेकर 1916 तक सरकार की ही जीत मानी गई और सरकार इसमें सफल भी रही उनको दबाने में, उग्रवादियों को। और कुल मिलाकर के जो ये विभाजन हुआ था 1907 का, इसमें कुल मिलाकर के सरकार का ही फायदा हुआ, ब्रिटिश सरकार का। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नरमपंथी थे वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सरकार यदि कौंसिल एक्ट का सुधार ला रही है, यानी जो कोई भी सुधार ला रही है, वो गर्मपंथियों के डर के कारण ला रही है, उनके प्रेशर के कारण ला रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उग्र थे और बहुत ज़्यादा बहिष्कार कर रहे थे, इस कारण ला रही है। और गर्मपंथी जो थे वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो ये राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी, जो भी ये राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें नरमपंथी उनकी सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। यदि इन दोनों की मिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर कर दी जाती है, फिर दूर हो जाती, तो ब्रिटिश सरकार का जो सोच था वो कभी भी फलीभूत नहीं होता। और राष्ट्रीय आंदोलन को जो हम देख रहे हैं वो कुछ और ही होता उस समय। तो ये रहा क्या बोलते हैं कि सूरत विभाजन का परिणाम। इसके आगे हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ सम्मेलन क्या था। तो लखनऊ जो पैक्ट हुआ था वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। लखनऊ में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1916 में, उसी को हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता जो 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। इस सम्मेलन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 2 राष्ट्रीय घटनाएं हुई थी इस सम्मेलन में। सबसे बड़ी घटना ये हुई थी कि जो नरमपंथी और गर्मपंथी अलग हुए थे, जो इनका विभाजन हुआ था 1907 में, वे दोनों नरमपंथी और गर्मपंथी एक हो गए थे, यानी मिल गए, हाथ मिला लिए, दोस्ती कर लिए, एक हो गए थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय घटना हुआ था वो ये हुआ था कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था, क्योंकि उससे पहले 1916 से पहले ये दोनों लोग अलग अलग ढर्रे पे चल रहे थे। और इस सम्मेलन को कराने में, यानी कि इस सम्मेलन में जो ये घटनाएं हुई, नरमपंथी गर्मपंथी एक हुए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, यानी कि इस सम्मेलन को कराने में क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना का भी। तिलक जब 1914 में जेल से रिहा होकर आए, क्योंकि तिलक को जेल भेज दिया गया था 6 वर्ष के लिए, जब तिलक जेल से रिहा होकर आए तो देखे उदारवाद और उग्रवाद अलग था, दोनों लोग अलग हो गए थे, जिसके कारण जो आंदोलन था वो एकदम शिथिल पड़ गया था, बहुत धीमा पड़ गया था। तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, क्या बोलते हैं कि उदारवाद और उग्रवाद को एक करने में, एक मंच पे लाने में। और दूसरा जो राष्ट्रीय घटना हुई थी लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था समझौता कराने में।
तो जो ये समझौता हुआ लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके भी कुछ कारण रहे हैं। पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं, किस कारण से ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां थी वो किस कारण से एक हुई, उनके बीच में क्या समझौता हुआ, उसको जानते हैं। 1911 में जो है कि बंगाल का विभाजन क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। बंगाल विभाजन जो हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और उसको 1911 में लाके रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण जो कट्टरपंथी थे या कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे, जो बंगाल के विभाजन से खुश थे, अब ये नाराज हो गए थे, जिसके कारण वह ब्रिटिश के विरोधी हो गए थे। और ब्रिटिश के विरोधी होने के कारण उनका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ आ गया था। इस कारण भी वो कांग्रेस के से मिल गए, उनसे दोस्ती कर ली। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा मुस्लिम लीग और क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो था कि 1913 में क्या बोलते हैं, बाल्कन का युद्ध हुआ था। इस अवसर पर जो है कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसने तुर्की का साथ नहीं दिया था। जो तुर्की का साथ नहीं दिया था, तो जो उसमें तुर्की का पराजित, मतलब तुर्की जो थी वो पराजित हो गई, उसमें तुर्की देश पराजित हो गया। तो जो तुर्की का खलीफा हुआ करता था वो मुस्लिम संप्रदाय का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु मान लीजिए, वो हुआ करता था। इस कारण जो थे भारत की जनता जो थी वो नाराज़ हो गई, और मतलब कि भारत की जो मुस्लिम जनता थी वो नाराज़ हो गई। इस कारण भी मुस्लिम लीग का जो झुकाव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बाल्कन युद्ध में साथ नहीं दिया था टर्की का, और इसके कारण नाराज़ होने के कारण मुस्लिम लीग जो थी वो खफा हो गई थी ब्रिटिश सरकार से, जिसके कारण वो कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। ये भी कारण रहा है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक होने के। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी 1914 से लेकर 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय ब्रिटिश सरकार कई शक्तियों से अपने आप को लेस कर चुकी थी। उसमें से एक शक्ति थी भारत रक्षा अधिनियम 1915। ब्रिटिश सरकार लाई भारत रक्षा अधिनियम 1915। इस अधिनियम के द्वारा उसने मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्रांतिकारियों को दबाना प्रारंभ कर दिया था, और उसमें जो कुछ युवा मुसलमान थे जिनके अंदर थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित थे, उनको सरकार दबाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो युवा मुस्लिम थे वो ब्रिटिश सरकार से खफा हो गई। इस कारण भी जो लीग थी, मुस्लिम लीग थी, वो कांग्रेस की ओर धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे मित्रता बढ़ाने लगी और उसकी तरफ झुकने लगी। ये भी कारण रहा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मित्रता का और कांग्रेस के बीच समझौता का। और दूसरी राष्ट्रीय घटना के बारे में जानते हैं कि क्या कारण रहा कि नरम दल और गरम दल एक हो गए, एक मंच पे आए, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोनों यानी कि जो दोनों थे, यानी गरम दल और नरम दल थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें ये लगा कि जो 1907 में हुआ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस कारण नरम दल और गरम दल एक हो गए। तो समझते हैं कि जो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो इस समझौते में नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए, उनके बीच मित्रता हो गई। और कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हो गया। इस समझौते में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन 1909 के माध्यम से लाया गया था, 1909 का अधिनियम जो आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम, उसके द्वारा पृथक जो निर्वाचन आया था, पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसको बोलते हैं, उसको स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। ये समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। और इसके बदले में लीग ने जो स्वीकार किया वो ये था कि कांग्रेस के द्वारा जो स्वराज्य के प्रस्ताव पेश किए गए थे कि हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन करेंगे, मुस्लिम लीग ने इसको सहमति दिखा दी, यानी इसको स्वीकार कर लिया कि हम आपके साथ हैं आपको स्वराज्य प्राप्त करने में।
और इसके साथ ही साथ दोनों ने, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, संवैधानिक सुधार की मांग रखी ब्रिटिश सरकार के सामने और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी मांग रखी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने। ये मतलब इसके प्रमुख बिंदु हैं। 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ जिसमें मुस्लिम और लीग और कांग्रेस एक हुए। यहाँ जो कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो स्वीकार की गई थी 1909 अधिनियम के द्वारा, तो उसमें जो पृथक निर्वाचन का मतलब यहाँ था कि जो केंद्रीय विधायिका है और प्रांतीय विधायिका है उसमें सीटों का आरक्षण किया गया मुसलमानों के लिए, मतलब और जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गई और उसमें उसको सिर्फ मुसलमानी वोट दे सकते थे, उसमें सिर्फ मुसलमानी खड़े होंगे और उनको सिर्फ मुसलमानी वोट देंगे, ये व्यवस्था लाई गई थी। इसलिए कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही थी, इसको नहीं मान रही थी, लेकिन इसको अपना ली जाकर के कांग्रेस ने इसको मान लिया। तो इसका निष्कर्ष हम अगर देखेंगे तो इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव भी। तो सकारात्मक जो है निष्कर्ष में, लखनऊ समझौता का जो निष्कर्ष है उसका सकारात्मक रूप अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आने वाले 5 वर्षों तक, यानी कि 1916 में हुआ था यानी 1921 तक, यानी आने वाले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आने वाले 5 वर्षों तक, क्योंकि इन लोगों ने, जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस था, इन लोगों की दोस्ती यानी इन लोग का जो समझौता हुआ, इन लोग जो एक हुए, ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि ये लोग कागजी कार्रवाई तो कर लिए थे, लेकिन किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए अगर हम कागजी कार्रवाई कर लेते हैं लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए उसका ज़मीनी स्तर से चलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ कागजी परिणाम था। इसलिए बस 5 वर्षों तक अपनी इस आंदोलन को, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, इसको दिशा और दशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसका जो लखनऊ समझौता का जो नकारात्मक परिणाम हो ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये उसकी बहुत बड़ी भूल कह सकते हैं, बहुत बड़ी भूल थी। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे 2 राष्ट्र को बनाने का एक शुरुआत था। 1909 में जो ब्रिटिश सरकार ने एक बीज बोया था उसको पनपने का एक मौका मिला और आगे चल करके जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, इसी के कारण हमारा देश 2 देशों में बट गया, 2 राष्ट्र में बट गया। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की भूल थी, लेकिन हम इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम होता है वो देश परिस्थिति के अनुसार ही होता है। उस समय क्या सिचुएशन था, उस समय का क्या, किस तरह से हमारे नेता मजबूर थे वो काम करने के लिए, इसलिए ये रहा इसका निष्कर्ष। तो कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।